हेलो स्टूडेंट्स, मनीष भार्गव। आज इस वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो आवेशित कणों को या आयनों को बहुत अधिक ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक्सेलरेट करने के लिए कहाँ तक? हाई एनर्जी तक के लिए। जब नाभिकीय संरचनाओं संबंधी शोध कार्य किया गया, तब रिसर्च वर्क करने के समय बहुत अधिक उच्च ऊर्जा वाले, हाई एनर्जी वाले आवेशित कणों की आवश्यकता हुई। तब लॉरेंज और लिविंगस्टन ने इस युक्ति का आविष्कार किया। तो इससे पता चल रहा है कि हम इस युक्ति के द्वारा आवेशित कणों को बहुत अधिक ऊर्जा तक, उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं और इसका उपयोग हम नाभिकीय संरचनाओं संबंधी अध्ययन में कर सकते हैं। अब हम इसका सिद्धांत और देख लेते हैं कि ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में आयन या धनावेश गति करता है, तो जब ये वृत्ताकार, इसका जो परिक्रमण काल होता है, और इसमें ध्यान देना है, ये एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो गति करते समय जो उसका परिक्रमण काल है वो आयन की चाल तथा वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर निर्भर करता है कि किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में जब हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाकर बार बार गति कराते हैं तो वह त्वरित होने लगता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इस आप चित्र को देखें, ये उच्च आवृत्ति का दोलित्र है। ये साइक्लोट्रॉन आपको दिख रहा है। इसमें D1 D2 दो डीज कहे जाते हैं और बीच में जो सर्पलाकार गति दिख रही है, ये धनावेशों की गति दिख रही है कि धनावेश इस सर्पलाकार मार्ग पर गति करना प्रारंभ करता है और बढ़ती हुई त्रिज्या के साथ साथ गति करता है। तो जब आयन निकलता है, सबसे पहले इनको हम इस उच्च आवृत्ति के स्रोत या दोलित्र के द्वारा इस प्रकार एडजस्ट करते हैं। देखिए, आप इसको देख रहे होंगे कि ये D1 D2 से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो इसकी कार्यविधि इस प्रकार कुछ है कि जब आयन स्रोत से आयन निकलता है तो एक बार ये जो आयन होगा, धनायन होगा, ये एक बार D1 में प्रवेश करता है, एक बार D2 में प्रवेश करता है और इनकी इसको इस प्रकार एडजस्ट करते हैं त्वरक को, या हम ये कह सकते हैं जो दोलित्र है इसको, आवृत्ति का स्रोत को, कि एक बार D1 ऋणात्मक विभव पर होता है, एक बार D2 धनात्मक विभव होता है। तो जब ऋणात्मक विभव पर होगा तो धनायन उसकी ओर आकर्षित होगा और जब वो गति करते हुए इस D से बाहर आएगा, ये D जो है अर्ध वृत्ताकार है, बाहर आएगा तो उस समय ये D1 ऋणात्मक हो जाएगा और D2 धनात्मक हो D2 में प्रवेश करेगा। जैसे प्रवेश करेगा तो उसकी बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ वो गति करेगा, जो त्वरित हो जाएगा तो बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ गति करेगा। इस प्रकार सर्पलाकार मार्ग पर गति करते हुए वो बाद में एक विक्षेपक प्लेट, ये आप देख रहे होंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, इससे विक्षेपित होकर जो हमारा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उस पर आवेशित कण टकरा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र भी लगा हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र भी इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का लगा हुआ है। अब इसकी एक और संरचना अलग से चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र को, उस चित्र को एक दूसरे रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर N और S चुंबक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। उच्च आवृत्ति का दोलित्र लगा हुआ है, D1 D2 डीज कहते हैं जिन्हें हम, और ये लक्ष्य है और विक्षेपक प्लेट है। तो आप देख रहे हैं इसमें, हम इसको थोड़ा संरचना पर विस्तार से देख लें कि D आकार के दो धात्विक चैम्बर होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। इन डीज D1 D2 के बीच में गैप होता है जहाँ पर आवेशित कणों का स्रोत रखा जाता है। डीज का संबंध हम एक उच्च आवृत्ति वाले दोलित्र से कर देते हैं और पूरी जो व्यवस्था है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N और ध्रुवखंड N और S के बीच में रखी होती है। हम इसकी कार्यविधि देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्षण आयन जो है
आयन स्रोत जो है उसे m द्रव्यमान और q आवेश का धनायन उत्पन्न हो रहा है। इसी क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर है और D2 धनात्मक विभव पर है, तो आयन जो धनायन है वो D1 की ओर त्वरित होगा और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जो D1 D2 ये खोखले चालक की तरह हैं, इनके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और उस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, इसलिए वह एक वृत्ताकार मार्ग पकड़ लेता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करना शुरू कर देता है। लेकिन ये पूरा अर्धवृत्ताकार है, इसलिए अर्धवृत्तीय गति करने के पश्चात ये पुनः धनायन जो है विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है, अर्थात D1 से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को हम इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि अब D1 धनात्मक विभव पर और D2 ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, तो अब धनायन D2 की ओर त्वरित हो जाता है। ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और धनात्मक बहुत अधिक त्वरित हो जाता है और बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ गति करता हुआ एक निश्चित मार्ग से इसे बाहर निकाला जाता है, जो विक्षेपक प्लेट से टकराते हुए विक्षेपित होते हुए एक लक्ष्य पर टकरा जाता है। अब हम इसका सिद्धांत के साथ सिद्धांत ज्ञात करते हुए हम इसका आवर्तकाल और आवृत्ति की भी हम यहाँ पे गणना करते हैं। मान लीजिए यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये जो साइक्लोट्रॉन है केवल धनावेशित कणों को ही त्वरित कर सकता है, ऋणावेशित कणों को नहीं। सिद्धांत क्या है इसका? साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, तो बढ़ी हुई त्रिज्या के सर्पलाकार पथ का अनुसरण करता है और इसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। अब एक धनावेशित कण, एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB sin 90 या QVB sin 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो बल प्रोटॉन को डीज के अंदर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है और अभिकेंद्र बल mv²/r है, तो QVB इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे, इससे r बराबर mv/QVB, QB निकल जाएगा। ये हो जाएगा त्रिज्या के लिए व्यंजक कि जब धनायन या धनावेश जो अर्धवृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो किस त्रिज्या से गति करेगा? mv/QB। डीज के अंदर जो अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कण द्वारा लगाया गया समय यदि निकालें तो t बराबर दूरी बटे वेग। दूरी कितनी होगी? परिधि का आधा या अर्ध परिधि, क्योंकि अर्धवृत्ताकार मार्ग है तो पाई r/v हो जाएगा। और यहाँ पे हम r की वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल टू पाई mv/QVB हो जाएगा। v से v कैंसिल होगा तो पाई m/QV। तो ये निकल जाएगा उस समय का मान जितने समय तक वो अर्धवृत्ताकार मार्ग पर डीज के अंदर गति करता है। इससे हमें पता चल रहा है कि जब धनावेशित कण अर्धवृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। हम आवर्तकाल का मान ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यदि हम ये मान लें कि जब धनायन वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और आवर्तकाल t है, तो डीज चूंकि अर्धवृत्ताकार है तो आवर्तकाल का आधा हो जाएगा, तो t/2 समझ लेंगे हम। तो t/2 समय में चूंकि उनकी ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है, जो विभव धनात्मक विभव पर था डीज वो ऋणात्मक पर हो जाता है, इसलिए हम स्मॉल t बराबर t/2 लेंगे। t/2 इक्वल टू पाई m/QB समीकरण नंबर 2 से, तो इससे t बराबर हो जाएगा 2 पाई m/QB। ये आवर्तकाल के लिए व्यंजक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होती है उसे हम चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं कि जो आवृत्ति है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, इसलिए न्यू बराबर हो जाएगा 1/t, तो QB/2 पाई m हो जाएगा। तथा साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, तो इससे QB/m हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम आवेशित कण की ऊर्जा निकालना चाहें कि उसने कितनी ऊर्जा प्राप्त की है,
तो इससे हमें पता चल जाएगा E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या V इक्वल टू क्यू आर बी अपॉन एम। समीकरण 1 से हम ज्ञात करें तो समीकरण 1 से V इक्वल टू मिल जाएगा हमें क्यू आर बी अपॉन एम। ये मान हम इसमें रख देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m या E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार आज हमने साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि के साथ साथ हमने ये ज्ञात किया कि उसका आवर्तकाल कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है, उसके द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसका हमने अध्ययन किया। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए